नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 27 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। इसमें हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। तो हु इलेक्ट इट्स फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट रिमूविंग यूके क्वीन एलिजाबेथ। तो बारबाडोस था और किसको इलेक्ट किया गया है? तो डैम सेंड्रा मासोन को पहला अपना प्रेसिडेंट इन्होंने इलेक्ट किया है। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है। आगे बात करें, पहला क्वेश्चन है आज का, यूपी गवर्नमेंट रीनेम्स विच स्टेशन एज अयोध्या कैंट। तो किस स्टेशन का नाम अब अयोध्या कैंट हो जाएगा? तो आंसर हो गया है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, फैज़ाबाद जंक्शन है जो, उसका नाम अब हो जाएगा अयोध्या कैंट। ठीक है, चलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ही और भी नाम चेंज हुए हैं। जैसे आप जानते होंगे, मांडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बनारस स्टेशन रख दिया गया है। और साथ में साथ आप ये भी जानिए कि मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया। और इलाहाबाद जो स्टेशन था उसका नाम प्रयागराज बदला गया, यूपी में जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके द्वारा। ठीक है, यहाँ पर बात करें फैजाबाद जंक्शन की, तो इस स्टेशन को कब खोला गया? तो 1874 में इसको खोला गया। उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। इसका नया नाम होगा अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। ठीक है, चलिए आगे बात करें, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश को स्टेट का दर्जा 24 जनवरी 1950 को दे दिया गया था। कैपिटल है इसकी लखनऊ और डिस्ट्रिक्ट है 75। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। लेजिस्लेचर इनका बाईकैमरल है, जहां की काउंसिल में 100 सीट्स हैं, असेंबली में 403 सीट्स हैं। राज्यसभा की 31 सीट और लोकसभा की 80 सीट यहाँ से आती हैं। दुधवा नेशनल पार्क यहाँ का एक नेशनल पार्क है। डांस की बात करें, नौटंकी, रासलीला, कजरी, चोरा, चपेली, जैटा यहाँ के डांस हैं। मैप पर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो सबसे ज़्यादा स्टेट और यूनियन टेरिटरी के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। 8 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। यहाँ पर 8 राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, और 1 यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल के साथ शेयर करता है और सबसे बड़ी बाउंड्री नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश ही शेयर करता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच टीम आर 2 न्यू टीम्स ऑफ आईपीएल। आंसर यहाँ पर हो जाएगा, और आपने सुन भी लिया होगा, बहुत ज़्यादा वीडियोस इसकी यूट्यूब पर बन चुकी हैं। लेकिन अगर आपको ये डिटेल जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में थोड़ा सा अप्रिशिएशन दे देंगे तो अच्छा लगेगा, और शेयर ज़रूर करना है अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन जो मैं दूँ अच्छा लगे तो। आपको पता होगा, अहमदाबाद और लखनऊ ये 10 टीमें अगले साल खेलने वाली हैं। जो अगले साल वाला 15वें नंबर का हमारा आईपीएल होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद की जो बिड लगी थी वो लगी थी 5,625 की, और लखनऊ की जो बिड लगाई थी वो हाईएस्ट बिड लगाई गई 7,090 की। करोड़ है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दूं, लखनऊ टीम को किसने खरीदा है? तो आरपीएसजी ग्रुप ने खरीदा है, और अहमदाबाद की टीम को सीवीसी कैपिटल्स द्वारा खरीदा गया है। यहाँ पर बात कर लेते हैं किनकी? आरपी संजीव गोयनका ग्रुप, जिन्होंने लखनऊ टीम को खरीदा है, और साथ साथ सीवीसी कैपिटल पार्टनर की भी बात करेंगे जिन्होंने अहमदाबाद को खरीदा है। मीडिया में जो बात चल रही थी वो 2000 से 3000 करोड़ के आसपास की चल रही थी कि इतने में खरीदे और बेचे जाएंगे, मतलब बिडिंग होगी। लेकिन आरपीएसजी ग्रुप ने कमाल ही कर दिया और 7,000
90 करोड़ में इसको खरीदा गया। मैं यकीन से कह सकता हूं आने वाले एग्जाम में आपका ये डेटा ज़रूर पूछा जाएगा। याद रखिएगा 7,000 के आसपास हमारी लखनऊ बिकी है। अहमदाबाद की टीम को 5,625 में खरीदा गया है। ये सब करोड़ की बात हुई है यहाँ पर। अगर बात की जाए आरपी संजीव गोयनका ग्रुप, तो इसको फाउंड किया गया था 2011 में। फाउंडर कौन है? संजीव गोयनका। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। कोलकाता हमारी पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। संजीव गोयनका ही इसके चेयरमैन हैं। सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स की बात की जाए तो इसको फाउंड किया गया था 1981 में। हेडक्वार्टर इसका लग्जमबर्ग में है और मेन जो इसका ऑफिस है वो लंदन में है। अगर बात की जाए इसके जो फाउंडर, जो मेन पर्सन्स हैं, तो वो है स्टीव कोट्स, डोनाल्ड मैकिन्जे और रोली वॉन रैपर्ट। ये शायद हो सकता है नाम आपसे ना पूछे जाए, लेकिन इन्होंने हाईएस्ट बिड की है, तो हो सकता है इनके बारे में आपसे पूछ लिया जाए। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो अभी शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच कंट्री लॉन्चेस सैटेलाइट सीजियान 21? तो सीजियान 21 को किसने लॉन्च किया है? ये एक तरीके की सैटेलाइट है। आंसर यहाँ हो जाएगा चाइना ने अभी रिसेंटली में इसको लॉन्च किया है। यहाँ बात करें तो सीजियान 21 को चाइना ने सक्सेसफुली नया अपना सैटेलाइट है जो लॉन्च कर दिया है। लॉन्च कहाँ से किया है? तो चिजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में इसको लॉन्च किया गया है। और किस रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया है? तो लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट था जिसके द्वारा इसको लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने जस्ट ऐसे ही बता दिया। चाइना की बात करें तो इसकी कैपिटल बीजिंग है और चाइना रेनमिनबी इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट इसके सी जिनपिंग है। मैं आपको बता दूं एशिया का सबसे बड़ा कंट्री है चाइना और सबसे छोटा कंट्री है मालदीव। ये क्वेश्चन भी रेलवेज के अधिकतर एग्जामों में पूछे गए हैं। आगे बात करें तो यहाँ रिवीजन कर लेते हैं। चाइना ने अभी एक सैटेलाइट लॉन्च की है जिसका नाम है सीजियान 21। साउथ कोरिया ने एक फ्लाइट को टेस्ट किया है जिसका नाम नूरी रखा गया था। टर्की को, माली को और जॉर्डन, ये 3 कंट्रियां हैं जिनको पाकिस्तान के साथ FATF ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपनी नई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर चुके हैं जिसका नाम है सोशल ट्रुथ। इंडिया, इजराइल, UAE, US, ये 4 देश मिलकर एक नया क्वाड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी 2 क्वाड बन चुके हैं। इक्वाडोर की बात की जाए तो इन्होंने क्राइम वेव हाई होने की वजह से इमरजेंसी लगा दी है। रशिया और चाइना का एक नेवल ड्रिल चल रहा है जिसका नाम है जॉइंट सी 2021। सी ऑफ जापान में इसको किया जा रहा है। जोनास गेहर स्टोर जो कि नॉर्वे के अगले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। जर्मनी जो कि दुनिया में पहली कंट्री बन गया है सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को लॉन्च करने वाला। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो कि भारत को इनवाइट कर रहा है फुल टाइम मेंबर के रूप में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु ऑनर्ड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये 51 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड है जिसको रजनीकांत जी को 2019 में ही अनाउंस कर दिया गया था कि दिया जाएगा और उसके बाद कोरोना वायरस आ गया तो इवेंट हुआ नहीं उनको देने का। अभी 25 अक्टूबर को इनको ये अवार्ड दिया गया है हमारे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा। 13वें नंबर के हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। रजनीकांत जी 51वां दादा फाल्के अवार्ड जीतने वाले एक्टर हैं और आपको बता दूं 67th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में इनको ये अवार्ड दिया गया है। इनके अतुल्य योगदान के लिए जो इन्होंने अलग अलग फिल्मों में अपना बेहतरीन रोल किया है इसके लिए अवार्ड दिया गया है। अब बात हुई है 67th नेशनल फिल्म अवार्ड, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। उसमें किस किस एक्टर्स को अवार्ड मिले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दादा साहेब फाल्के अवार्ड को स्टार्ट किया 1969 में और पीछे स्लाइड में
और चीज़ रह गई कि अमिताभ बच्चन जो बी ऑप्शन में लिखे हुए हैं, इन 50वें नंबर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था। 49वें थे विनोद खन्ना जी, जो कि इस दुनिया में नहीं है। देविका रानी जी ये पहली थी। कब इनको दिया गया था? 1969 में इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था। यहाँ पर बात करें तो 67th जो नेशनल अवार्ड दिए गए हैं उसमें बेस्ट फीचर फिल्म थी मरक्कर, और जो मरक्कर वो फिल्म थी, इसकी पूरा नाम अगर आप देखना चाहें तो लॉयन ऑफ द एशियन सी। जो मरक्कर वो फिल्म है, मलयालम भाषा में शूट किया गया था। और आपको बता दूं, मरक्कर को इस बार सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं। बेस्ट एक्टर की बात करें तो मनोज बाजपेयी, उनको भोसले फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया था। मैं आपको फिर बता दूं, 2019 की ये फिल्मों के लिए इनको अवार्ड मिले हैं। 2020 में और 2021 में करीब करीब कोरोना वायरस की वजह से इस सेरेमनी को ऑर्गेनाइज नहीं कराया गया। धनुष दूसरे एक्टर हैं जिनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है असुरन फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस की बात की जाए तो कंगना रनावत को उनकी 2 फिल्मों के लिए अवार्ड मिला है। एक है पंगा और एक है मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। अगर बात की जाए, जब आपके पहली पालियां होंगी, मतलब कुछ एग्ज़ाम्स होंगे, पहली स्टार्टिंग का एग्ज़ाम होगा तो उसमें यही पूछ लिया जाएगा। लेकिन जैसे पालियां बढ़ेंगी, मतलब जो नंबर्स ऑफ शिफ्ट हैं बढ़ जाएंगी, उसके बाद एग्जामिनर इन पे आता है। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी हमको याद रखना है, पल्लवी जोशी को मिला है और फिल्म थी द ताशकंद फाइल्स। अगर बेस्ट एक्टर की बात की जाए तो सपोर्टिंग रोल में विजय सेतुपति को मिला है सुपर डीलक्स फिल्म के लिए। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो संजय पूरन सिंह चौहान को 72 हूरे के लिए अवार्ड दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर का। ठीक है, और आपको बता दूं, हिंदी, अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड किसको मिला है तो छिछोरे फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है। आपको ये बात याद रखनी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली एडिडास रोप्स इन विच एक्टर एज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण को एडिडास ने अपना नया ग्लोबल एम्बेसडर बना लिया है, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। दीपिका पादुकोण अब बहुत सारे जो एडिडास के ऑलरेडी एम्बेसडर हैं उनको ज्वाइन करने वाली हैं। कौन कौन है? मीराबाई चानू, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने पहला भारत को मेडल जिताया था वेट लिफ्टिंग में। लवलीना बोर्गोहेन, इन्होंने भी भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताया था। निखत जरीन, सिमरनजीत कौर, स्प्रिंटर हिमा दास और स्क्वैश प्लेयर है दीपिका पल्लिकल। इनको ये अवार्ड, इनको ये जो स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है एडिडास, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। अब दीपिका पादुकोण भी इस ग्रुप में ज्वाइन हो चुकी हैं। बात की जाए एडिडास की तो एडिडास को 1949 में फाउंड किया गया था। जर्मनी की ये कंपनी है, हेडक्वार्टर जर्मनी में है। सीईओ की बात करें तो कास्पर रोस्टेड इनके सीईओ हैं। यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं। जैसे एडिडास ने दीपिका पादुकोण को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुन लिया है, ये हमने बात कर ली। रामनाथ कृष्णन जी एमडी और सीईओ के रूप में चुने गए हैं इकरा के। साई ने अपना एक सीईओ चुना है पीके गर्ग को। आलोक मिश्रा जी एमडी चुने गए हैं इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड के। इम्तियाज़ अली एम्बेसडर चुने गए हैं रशियन फिल्म फेस्टिवल के। ए बाला सुब्रमण्यम, इनको नया चेयरमैन बनाया गया है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया का। आयुष्मान खुराना कॉइन डीसीएक्स के एक कैंपेन चल रहा है, उसके लिए इनको चुना गया है। फ्यूचर यही है उनका कैंपेन का नाम है। अमित रस्तोगी को नया चेयरमैन और एमडी चुना गया है एनआरडीसी का। सहदेव यादव नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं आईडब्ल्यूएफ के। आईडब्ल्यूएफ का मतलब है इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। प्रदीप कुमार पंजा, इनको चेयरमैन चुना गया है कर्नाटका बैंक का। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया लॉन्चेस गरुड़ ऐप? तो आप गरुड़ ऐप से हो सकता है कोई रॉकेट या फिर कुछ और सोच रहे हो, मिसाइल वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं।
इलेक्शन कमीशन ने इस ऐप को लॉन्च किया है। गरुड़ ऐप का मतलब है डिजिटलाइजेशन, जितना भी इलेक्शन का काम है उस सब को डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। मतलब पेपर को कम से कम यूज़ करने की कोशिश इस ऐप के माध्यम से किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। मैंने आपको बता ही दिया, जितना भी काम है उसको डिजिटलाइज करने की कोशिश की जाएगी। जैसे आपको पोल आपका जानना है, आपको कहाँ पे वोटिंग डालनी है, तो आपको तुरंत मैप दिखा दिया जाएगा। आपको जो आपकी स्लिप है वो आपको इस ऐप पर भी अवेलेबल होगी और साथ साथ आपको कागज़ के थ्रू भी पहुंचा दी जाएगी। बहुत लोग अवेयर नहीं होते ऐप के लिए, इसलिए। और बहुत सारे काम है जो ऐप से आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात की जाए इलेक्शन कमीशन इंडिया की, तो 25 जनवरी 1950 को इसको फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और जो इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो है सुशील चंद्रा। 24वें नंबर के ये हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन है। अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो विच ड्रामा फिल्म इज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर 2022। तो ऑस्कर 2022 के लिए किस फिल्म को भारत ने भेजा है? अब देखते हैं सिलेक्ट होगा या नहीं होगी, लेकिन एंट्री अपनी तरफ से भारत ने भेजी है। हर देश भेजता है, तो भारत ने इस साल भेजा है कूजंगल को। कूजंगल एक फिल्म है जिसको पेबल्स भी आपको कई जगह लिखा हुआ मिल जाएगा। तो दोनों का मतलब एक है, मतलब जो बाहरी देश वाले लोग हैं वो इसको ट्रांसलेट करके पेबल्स पढ़ रहे हैं, और कूजंगल जो नॉर्मली इनकी फिल्म का नाम था वो है, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दूं, जल्लीकट्टू 2021 के लिए भारत ने भेजा था ऑस्कर में, लेकिन जीती नहीं थी। गली बॉयज़ की बात करें तो 2020 में भेजी गई थी, और विलेज रॉक स्टार को 2019 में भेजा गया था, ठीक है। यहाँ बात कर लेते हैं, तो यहाँ वैसे मैंने लिख भी रखा है। यहाँ पर बात करें तो तमिल लैंग्वेज की एक फिल्म है जिसका नाम है कूजंगल। कूजंगल को जो कि ट्रांसलेट करके, इंटरनेशनल ट्रांसलेट करके पेबल्स भी पढ़ा जा रहा है। तो अगर ये नाम लिखा मिल जाए तो सही है, और अगर पेबल्स लिखा मिल जाए तो भी सही है। इस फिल्म को भारत के द्वारा एक ऑस्कर की जो एंट्री है उसके रूप में भेजा गया है। 94th एकेडमिक अवार्ड होने वाला है, जिसको ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। 94th नंबर का है, ये भी ध्यान रखना है। और आपको बता दूं, जो ये फिल्म है, इस फिल्म को बनाने वाले कौन है? विनोद राज PS, और इसको प्रोड्यूस किया था विघ्नेश सिवान और नया थारा ने। हो सकता है प्रोड्यूसर ना पूछे जाए, लेकिन फिल्म मेकर मतलब डायरेक्टर आपसे ज़रूर पूछे जा सकते हैं। विनोद राज PS इनका नाम है। बात की जाए 2021 में भारत ने पेबल्स भेजा है जो तमिल की फिल्म है। 2020 में जल्लीकट्टू भेजा था, 2019 में गली बॉय भेजा था, और 2018 में रॉक स्टार भेजी थी, ठीक है। इनमें से किसी को अवार्ड नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। फीफा की बात की जाए तो फीफा रैंकिंग 2021 अभी जारी हुई है, उसमें भारत की रैंक, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, भारत ने 106 रैंक अपनी हासिल की है। पहले पोजीशन पर कौन है और दूसरे पर कौन है, ये भी आप जानना चाहते होंगे। तो ये क्वेश्चन को आप हल्के में बिल्कुल ना लें। बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली इंडिया की रैंक पूछी गई है फीफा में। जैसे अभी NTPC का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर रिसेंटली जो भारत की रैंकिंग चल रही थी वो पूछी गई थी, ठीक है। तो फीफा ने अपनी रैंकिंग जारी की है। फीफा की फुल फॉर्म बहुत बार हम पढ़ भी चुके हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। दुनिया के लेवल में फुटबॉल को ये कंट्रोल करता है। अगर बात की जाए, भारत ने अभी रिसेंटली में सैफ, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन को जीता है, नेपाल को हराकर, और ऑर्गेनाइज हुआ था सैफ मालदीव में। तो उसमें भारत ने जीत के बाद 106 पोजीशन को सिक्योर किया है। बात की जाए, पहले पोजीशन पर है बेल्जियम, दूसरे पर है ब्राज़ील, तीसरे पर है फ्रांस। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, राइटिंग फॉर माई लाइफ एंथोलॉजी ऑफ विच राइटर रिलीज्ड। तो किस राइटर की एक आत्मकथा कह लीजिए अपने बारे में बताया गया है, कितनी इंपॉर्टेंस है उनके लिए राइटिंग। तो एक बुक है राइटिंग फॉर माई लाइफ, ये बुक है रस्किन बॉन्ड की। ये भारत के तो मतलब पैदावार है, मतलब इनके माँ बाप भारत के हैं, लेकिन अब इस समय ये इंग्लैंड में रह रहे हैं और इंग्लैंड से ही अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। आज के क्विज की बात करें तो हु टू गेट सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, आपको डिटेल में कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट अपने 10 से 20 दोस्तों को आप शेयर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।